is treating your case, we can say. Uh, Dr. Parul, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो सच में डराते हैं कई बार. So does endometriosis and adenomyosis affect implantation? See, adenomyosis definitely affects the implantation. Adenomyosis का मतलब ये है कि जो यूट्रस का मसल है उसमें एक तरह से एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू ग्रो कर रहा है या उसी तरीके का एक अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या प्रोलिफरेशन हो रहा है. एंड जहाँ पर भी एंडोमेट्रियोसिस होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा. वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्यों होगा? बिकॉज वहाँ पे अबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न है. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नेक्रोस सेल्स डाई कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं या ब्लड इकट्ठा हो रहा है. तो और दूसरा उसकी वजह से यूट्रस का जो कॉन्टूर है वो भी बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है. उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं. जो लाइनिंग है वह भी कई बार थिन हो जाती है या फिर कई बार एडिनोमायोसिस इतना ग्रो कर जाता है कि जो यूट्रस की कैविटी है उसको भी डिस्टॉर्ट करता है. तो डेफिनेटली एडिनोमायोसिस का एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन इम्प्लांटेशन. एंड जिन फीमेल्स को एडिनोमायोसिस होती है उनको एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि उनको इम्प्लांटेशन रेट उनका इम्प्रूव किया जा सके. जहाँ तक एंडोमेट्राइटिस इन्होंने लिखा है वैसे आई थिंक इट इज एंडोमेट्रियोसिस. तो जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस है आइसोलेटेड वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट्स अक्सर इसलिए कम होते हैं क्योंकि इट कोएग्जिस्ट विद एडिनोमायोसिस वेरी ऑफन. एंड सेकेंडली इन फीमेल्स में या इन केसेस में जो ओवरी होती है उसमें काफ़ी डैमेज होता है, उसमें भी काफ़ी इन्फ्लेमेशन रहता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ एग्स भी कम हो जाते हैं और इफेक्ट जो होता है उसकी क्वालिटी पर भी देखा गया है. इसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट्स कम होते हैं बट इट मे नॉट नेसेसरली रिड्यूस द इम्प्लांटेशन रेट, स्पेशली अगर वो केवल आइसोलेटेड फॉर्म में है और उसका यूट्रस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो. Right. So endometriosis से we can say that it is impacting your egg quality and adenomyosis obviously impacting your uterus. Yes. So Dr. Parul, जब adenomyosis की हम बात करते हैं तो I think usually reports में लिखा होता है नीचे एक line bulky uterus. So bulky uterus means heavy bleeding or bulky means बड़ा, you know. So bulky means बड़ा या heavy. So हम मेजर तो नहीं कर सकते, वे तो नहीं कर सकते उसको, बट वो देखने में हेवी लगता है. जो मैंने आपको बताया कि द यूट्रस जो है उसके अंदर अबनॉर्मल सेल्स जो है ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड है वो ग्रोथ क्या होती है? लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है. बट एडिनोमायोसिस में जनरली जनरलाइज्ड ग्रोथ हो रही है और जो मसल टिश्यू है या अबनॉर्मल सेल्स है वो रैपिडली यूट्रस के वॉल में ग्रो करते जाते हैं जिसकी वजह से यूट्रस बड़ा एंड बल्की दिखने लग जाता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बल्की यूट्रस. And it impacts implantation, embryo It implantation. will impact because it is leading to abnormal blood flow in the uterus. It is leading to inflammation in the uterus. So जो receptivity है uterus की to accept वो reduce हो जाएगी because uterus खुद ही परेशान है तो वो किसी और को accept करने में उसको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है. Right. So इसलिए पहले अपने uterus को ठीक कीजिए. Uterus की health is really important. Yes, the problem with adenomyosis is that it is not a completely curable problem. इसको हम लोग सप्रेस कर सकते हैं. Yes. तो ये एक abnormal growth है, इसको निकालना या इसको खत्म करना बहुत आसान नहीं है. बट हाँ, अगर हम इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है और साथ में एडिनोमायोसिस है तो इसके लिए हम लोग सप्रेस कर सकते हैं यूट्रस को थ्रू मेडिकेशंस ताकि एडिनोमायोसिस थोड़ा सा कम हो जाए, उससे होने वाला जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब ये डिजीज थोड़ी इनएक्टिव हो जाए और उसके बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करना चाहिए. राइट. तो इसको जैसे आपने बोला कि इसका इम्पैक्ट कम हो जाए तो हाउ लॉन्ग यू सजेस्ट कि हमें मेडिसिन के ऊपर मे बी 2-3 months तक ये प्रिपरेटरी प्लान. ओके. Yeah, actually it depends patient to patient. Patient generally because mild adenomyosis है तो कुछ नहीं करना है, वो मतलब generally pregnancy rates are similar. But severe cases में अगर हम कुछ भी visible impact देखना चाहते हैं of the medications we are giving, तो generally 3 to 4 months लग जाते हैं. Okay, so we can say that please don't hurry up with the process if doctor detected you with adenomyosis. Dr. Parul, usually हम बात करते हैं adhesions की.
हमें लगता है एडहेशंस हैं, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सेल्स ग्रोथ हो चुकी हैं, बट व्हाट एग्ज़ैक्टली आर दीज़ एडहेशंस स्पेशली व्हेन दे आर फॉर्म्ड इन यूट्रस, और ये एडहेशंस भी क्या रीज़न है फॉर इम्प्लांटेशन फेलियर? सी एडिशन सिंपली मीन्स स्कार टिश्यू। स्कार कहाँ बनता है? जहाँ पे इंजरी होती है। अगर इंजरी डीप है, अगर सुपरफिशियल इंजरी कहीं हुई है, तो थोड़े दिन में वो जो इंजरी हील हो जाएगी और हमें उसका कोई भी मार्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इंजरी डीप है, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक घाव पहले बनेगा और उसके ऊपर एक फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जिसको हम स्कार कहते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द यूट्रस। अगर कोई माइल्ड इंजरी है तो यूट्रस विल हील एंड यू विल नॉट नो कि कुछ हुआ था। लेकिन अगर किसी भी वजह से इंजरी बहुत डीप है, लाइक बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, या बहुत सीवियर क्यूरेटाज किया गया, या उस पर कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग डैमेज कर दिया है, तो जिसकी वजह से लाइनिंग कम्प्लीटली डैमेज हो गई है, तो जब वो हीलिंग होगी, तो वो हीलिंग होगी विथ फाइब्रस टिश्यू, बिकॉज दिस इज हाउ बॉडी हील्स। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का हील करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये स्कार होता है, इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, एंड ये रिप्लेस कर देता है नॉर्मल टिश्यू को। इसका मतलब नॉर्मल एंडोमेट्रियम को एक फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देता है। एंड हो सकता है वो फाइब्रस टिश्यू ऐसे क्रिस क्रॉस यूट्रस में जा रहा हो कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से ए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बी एक तो ब्लड सप्लाई उसकी कम होती है, दूसरा उसका स्पेस भी ऑब्लिटरेट हो जाता है जहाँ पे बेबी को ग्रो करना है। एंड तीसरा, बिकॉज वो स्कार इसलिए बना क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो गई है, इसलिए लाइनिंग भी बहुत थिन हो जाती है। सो ये सब कारण की वजह से दिस इज व्हाट एडिशंस आर। सो अगर किसी भी यूट्रस में एडिशंस हैं, तो डेफिनेटली दे विल इम्पैक्ट द प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ दैट फीमेल, ऑफ दैट पेशेंट। और इनका रिमूवल प्रोसेस इज सिंपल, और एनी मेडिकेशन और सिंपल हिस्ट्रोस्कोपी से भी वी कैन ट्रीट दिस? यस, सो बेसिकली अगर एडिशंस माइल्ड है, तो इट इज सिंपल टू रिमूव। हम हिस्ट्रोस्कोपी से जाके बहुत स्मॉल सीजर से वो बैंड्स को कट कर देते हैं एंड वो स्पेस को रिक्रिएट करते हैं। हाउएवर इन केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसको कि एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं, या टीबी से होने वाले डैमेज को नेटर सिंड्रोम कहते हैं, इन सब केसेस में डैमेज इतना सिवियर होता है कि कई बार हम जब एडिशंस को कट भी कर देते हैं और कैविटी को प्रॉबेबली रीशेप या रीसाइज कर सकते हैं, डिस्पाइट दैट एंडोमेट्रियम इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती है। सो इन केसेस में एडिसियोलिसिस का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देखा गया है, बिकॉज लाइनिंग डिस्पाइट ऑल आर बेस्ट एफर्ट्स विल नॉट ग्रो। बट जहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट एडिशंस है, वहाँ पे हम इनको हिस्ट्रोस्कोपिकली बहुत सक्सेसफुली रिमूव कर सकते हैं। So Dr. Parul, polyps are equivalent to this कि polyps बिल्कुल different है इनसे? Polyps are something very simple. We don't have to really compare polyps with additions. Actually, हर महीने जो एंडोमेट्रियम बनती है या लाइनिंग बनती है, वो कुछ सेल्स की वजह से बनती है, जो कि ग्रो करते हैं एंड देन वो शेड हो जाते हैं। तो कभी कभी ये सेल्स, या तो ये लाइनिंग किसी वजह से किसी एरिया से प्रॉपरली शेड नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फ्लैशी टिश्यू रह जाता है, या कहीं पे वो सेल्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइनिंग से एक सॉफ्ट सा टिश्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट, कभी कभी वो बड़ा भी हो जाता है, बट एक जनरली सॉफ्ट टिश्यू ही कहेंगे उसको, वो ग्रो करता है यूट्रस के अंदर। तो इसको हम हिस्ट्रोस्कोपिकली बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और इसका कोई, अगर इसको सर्जिकली ढंग से निकाला गया है, तो इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है फर्टिलिटी पर। एंड इनफैक्ट जहाँ पे छोटे कुछ पॉलिप्स है, वो जनरली ओवरऑल फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं करते हैं। Okay, understood. So these Yes. two are totally different. वेरी डिफरेंट, एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट। जनरली पॉलिप्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, अगर बहुत ईस्ट्रोजन किसी वजह से पेशेंट में है, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज है जहाँ पे अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन 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 है, उनको पीरियड टाइम से नहीं आ रहा है, तो उनकी लाइनिंग थिक हो जाती है, तो उनकी पूरी लाइनिंग ही पॉलिप्स की तरह लगने लगती है, मतलब उसमें छोटे 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 पॉलिपॉइडल ग्रोथ हो जाती है। या फिर किसी को हमने बहुत दिन तक मेडिकेशंस दिए हैं, उनमें भी पॉलिप्स बनने की टेंडेंसी होती है। और कई बार जस्ट नॉर्मली ऐसे किसी भी फीमेल में एक या दो पॉलिप्स बन जाते हैं यूट्रस के अंदर, जिनको हम सिजर्स के थ्रू क्लीन कर सकते हैं।
Okay, understood. So these two are totally different, and polyps usually आपके implantation को impact नहीं करता because they are easily treated. Yes. Dr. Parul, we'll take this query. Please reply. Endometrium lining is 11 mm. Blastocysts are going to transfer tomorrow. Is this a good lining for transfer? What else precautions needed after transfer? So all the best for your transfer. It is a good lining, so you should not worry about the transfer. And you've got blastocyst, so दोनों ही चीजें अच्छी हैं. Hopefully it should work. Precautions में सबसे important है that don't take stress. Be positive because जितना आप stressful होंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में cortisol आएगा और वो आपकी बॉडी के में बेसिकली इट्स लाइक अ फ्लाइट रिएक्शन जो होता है आपको हमेशा इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रखेगा जिससे कि प्रेगनेंसी रेट्स कम हो सकते हैं. दूसरा, डू नॉट अनड्यूली रेस्ट. आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा आपके यूट्रस के लिए रहेगा क्योंकि वहाँ पे वो भी एक्टिव रहेगा, उसका ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा. तो बहुत ज़्यादा रेस्ट ना करिए एंड ईट हेल्दी. मतलब इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट इज गुड, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड यू शुड अवॉइड अ लॉट ऑफ फैट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग दिस टाइम. इसके अलावा जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड. Right. And please do connect with us. We have very good fertility meditation program for you. Doctor, just a moment. I'll take another query. Just a second. And this. So, what is the benefit of endometrium scratching in hysteroscopy for FET? So as I said, not much of a, we do not really conclusively know कि endometrium scratching करने से pregnancy rates improve होते हैं. कुछ टाइम के लिए इसको काफ़ी किया जा रहा था एंड ये माना जाता था कि स्क्रैचिंग से प्रो इम्प्लांटेशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट्स इंप्रूव होते हैं. बट कंपैरेटिव स्टडीज़ की वजह के बाद में ये पाया गया है बहुत सी स्टडीज़ में कि इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है. सो इसलिए आई कैन नॉट से देयर आर एनी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ स्क्रैचिंग इन हिस्ट्रोस्कोपी. ओनली थिंग इज दैट जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और अगर हम थोड़ा सा भी यूट्रस के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्क्रैचिंग हो जाता है बिकॉज एन इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग इन. तो वो तो एक तरह से स्क्रैच हो रहा है तो उसको अलग से एक एज अ प्रोसीजर कि हम स्क्रैच करेंगे इसलिए हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी है डजंट प्ले एनी रोल एंड हिस्ट्रोस्कोपी इज नॉट मेंट फॉर स्क्रैचिंग. Okay. Actually, she's planning for her transfer. So I think that's where she's much Yeah, so more that's what. So concerned. you, if you're doing a hysteroscopy, definitely it should help uh, by washing off the cavity of removing if there are any other problems, but not necessary that scratching करने से कुछ खास उनको फायदा होगा. Okay. So we can say that you can discuss this thing with your Your doctor. doctor. Yes, if Right. the doctor believes and thinks that it is good, I'm not saying don't do it. Only thing is that we generally don't recommend it to our patients. Right. So she's saying thank you so much, ma'am. Need your blessings, and we really wish कि आप अगले सेशन में हमारे जब आए तो हमें खुशखबरी जरूर सुना दें. Yes, sure. Dr. Parul, we discussed about hysteroscopy and usually बहुत सारे cases में doctors do advise laparoscopy also to check the interior cavity and कुछ भी ऐसा है तो उसको बाहर निकाल लिया जाए, ठीक कर लिया जाए. So आपके with your guidance and all that, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी बहुत हेल्प